डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नई दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर विजन और छत्तीसगढ़ के विकास पर हुई अहम चर्चा। सीएम साय ने रखा बस्तर विकास का रोड मैप। लखपति दीदी सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को दिया निमंत्रण। झारखंड के जेपीएससी घोटाले में एक और गिरफ्तारी। फर्जीवाड़ा कर पीटी परीक्षा पास करने वाला सुमन सौरभ गिरफ्तार। पूछताछ में ओएमआर शीट में हेरफेर को किया स्वीकार। एजेएसयू प्रखंड प्रवक्ता का बेटा है गिरफ्तार आरोपी। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम को मिली बड़ी कामयाबी। स्लरी परिवहन की नई पाइपलाइन तकनीक को मिला भारतीय पेटेंट फॉर ब्लोप्ड स्वप्न। इंस्ट्यूमिंग पाइप तकनीक से कोयला, तेल, गैस, रासायनिक और पावर उद्योगों में बढ़ेगी श्रम दक्षता। नई पाइपलाइन तकनीक ऊर्जा की होगी बचत। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और बस्तर विजन को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही बस्तर के 461 गांव को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की मांग की है। मुख्यमंत्री रायपुर व बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्थापना प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने नियद नेला नार 2.0 और बस्तर मुहिम के माध्यम से 5,542 गांव के लगभग 39 लाख लोगों तक विकास योजनाएं पहुंचाने की जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। मुलाकात के दौरान बदलते बस्तर के विकास रोड मैप और शांति एवं विकास के मॉडल पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बस्तर अंचल में संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसके माध्यम से लाखों लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं तथा गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार संभव हुआ है। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के अंतर्गत 34.29 लाख से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो लक्षित आबादी का लगभग 99% है। अभियान के दौरान मलेरिया, टीबी, सिकल से कुष्ठ रोग, मुख्य कैंसर और सहित अन्य गंभीर बीमारियों की पहचान कर समय पर उपचार प्रारंभ किया गया। वहीं 60,000 से अधिक गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया तथा 10,938 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी और उपचार सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में मलेरिया के कुछ मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्कता के साथ काम कर रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यकर्ता विटामिन एएनएम और मैदानी अमला गांव-गांव पहुंचकर जांच, उपचार, सर्वेक्षण और जागरूकता गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए विभाग लगातार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मलेरिया से एक भी मृत्यु ना हो, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए समय पर जांच, त्वरित उपचार, सतत निगरानी और सामुदायिक जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके बाद लगा कि जब कोई पेशेंट तत्काल वहां हम नहीं कर पा रहे हैं तो उससे अगला सेंटर में उसको भेजा गया। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उसमें कोई हेल्थ सुविधा नहीं है, वहां जांच किए, 5 लोगों को बुखार आ रहा है, तो उन लोगों को किट के माध्यम से जांच तो किए, लेकिन अगर नहीं उसका पता चल पाया क्या है तो उसको नजदीकी पीएचसी या सीएचसी केंद्रों में भेजा गया। आज बधाई देता हूं कि हमारा जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का जो 36 लाख के आसपास की आबादी जो ऑन द रिकॉर्ड रहा है, उसके अगेंस्ट में 34.5 लाख, चूंकि कई लोग बाहर काम करने भी जा चुके हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, ऐसे डाटा मैच नहीं होने की वजह से हमें मान के चल रहे हैं हम लोगों ने 100% इस अभियान का पूर्णता कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा अनुविभाग को नए एसडीओपी मिल गए हैं। आईपीएस अधिकारी लोकेश बंसल ने आज विधिवत रूप से एसडीपीओ
चांपा का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नए एसडीओपी ने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय तथा जन विश्वास को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। नए एसडीओपी की नियुक्ति के साथ ही क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था और जनसेवा को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जी, मैं डीएसपी लोकेश बंसल, मैंने एसडीओपी चांपा के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहले तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कानून व्यवस्था बनी रहे और जो यातायात एवं संचार के रास्ते हैं वो सुगमता से चलते रहें। मेरी सभी पेरेंट्स से भी अपील रहेगी कि माइनर बच्चों को जो है गाड़ी चलाने के लिए परमिट ना करें आप लोग। अगर कहीं ऐसी ट्रैफिक में समस्या है तो उसको सूचित करें, जहां आवश्यक रहेगा वहां बैरिकेड की व्यवस्था करके और सुगम संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकास खंड स्थित एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका पर अंधविश्वास फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सोने की बाली खो जाने के बाद शिक्षिका ने बच्चों के हाथों में नारियल और चावल रखवाकर उनसे कसम दिलाई। परिजनों के मुताबिक बच्चों को यह भी कहा गया कि यदि बाली वापस नहीं की गई तो अनहोनी हो सकती है, जिससे बच्चे भयभीत हो गए। घर पहुंचकर बच्चों ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और पुलिस से शिकायत कर शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला टोना टोटका से संबंधित है और इस प्रकार की कृत्य के लिए हम मैडम को एससीएन जारी करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका जवाब यदि संतोषप्रद नहीं मिलेगा तो उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई। आधुनिक कृषि में जहां ट्रैक्टर और मशीनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का कटघरी गांव आज भी पारंपरिक खेती की मिसाल बना हुआ है। यहां किसान परसराम और कंसराम वर्षों पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए हल और बैलों से खेतों की जुताई कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बैलों से खेती करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और उर्वरता बनी रहती है, जबकि खेती की लागत भी कम आती है। उनका मानना है कि बढ़ती डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतों के बीच यह तरीका सबसे अधिक टिकाऊ और लाभकारी साबित हो रहा है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.डी. महंत भी मानते हैं कि हल बैल से जुताई करने के वैज्ञानिक लाभ है। उनके अनुसार इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर रहती है, बीज का अंकुरण अच्छा होता है और फसल की गुणवत्ता भी सुधरती है। कटघरी गांव की यह पहल बताती है कि आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक खेती का संतुलित उपयोग टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि का मजबूत मॉडल बन सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर खेमादास महंत, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा से। आज जांजगीर चांपा कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी है और यहाँ पे सभी प्रकार के फसलों की खेती बहुत अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से, और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए परंपरागत खेती को भी किसान नहीं छोड़ रहे हैं, उसको हमेशा आधुनिक खेती के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी ने कार्रवाई के बीच गुरुवार को ओएमआर शीट में हेरफेर का खुलासा करते हुए पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जो एजेएसयू प्रखंड प्रवक्ता तपेश्वर कुमार तापस के बेटे हैं। जानकारी के अनुसार ये गिरफ्तारी सीआईडी ने हजारीबाग पुलिस की सहायता से की है। तो वहीं इस बड़ी कार्रवाई के पीछे सीआईडी जांच के दौरान झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी सुमन सौरभ द्वारा गड़बड़ी किए जाने के साक्ष्य मिलने पर भी की गई है। इस मामले की जांच कर रही एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान आरोपी के पास से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी बरामद नहीं हुई, जिस पर पूछताछ किए जाने पर अभ्यर्थी ने सीआईडी के समक्ष परीक्षा में अनुचित तरीका अपनाने की बात स्वीकार कर ली है।
सीआईडी द्वारा मिली सूचना के अनुसार मामले की जांच अभी भी जारी बताई जा रही है, जिसके तहत साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर सीआईडी ने जेपीएससी की परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता कुमार गुप्ता समेत शुरू में गिरफ्तार 5 लोगों की रिमांड अवधि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जांच एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक की जांच में प्रश्न पत्र लीक करने के तथ्य सामने नहीं आए हैं, बल्कि ओएमआर शीट में सही उत्तर को परीक्षा के बाद घेरा लगाकर पास कराने का खेल सामने आ रहा है। जांच में मालूम चला कि जिन अभ्यर्थी से सेटिंग होती थी उन्हें कहा जाता था कि जिस प्रश्न का उत्तर सही में पता हो उसको ही घेरना है और बाकी को खाली रखना है। इसके साथ ही ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उसके पास छोड़ देनी थी, जिसके बाद में सही उत्तर में घेरा लगाकर सेटिंग वाले अभ्यर्थी को आराम से पास कराया जा सके। ऐसे में अब जो अभ्यर्थी सेटिंग से पास हुए हैं और उनके पास अगर ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं होगी तो वो भी सीआईडी से आगे की जांच में जद में आ सकते हैं। बता दें आपको कि 14वीं जेपीएससी के पीटी का परिणाम आने के बाद एक ओएमआर शीट वायरल हुई थी, जिसमें 100 में से सिर्फ 48 प्रश्नों का उत्तर घेरा हुआ दिखाई गया। फिर भी इसका सिलेक्शन पीटी में हो गया। ये ओएमआर शीट बड़का गांव निवासी सुमन सौरभ की ही थी, जिसने सीआईडी के समक्ष कबूला है कि वो परीक्षा पास कराने वाले सेंटर के संपर्क में था और उसके कुछ मूल प्रमाण पत्र भी सेंटर के पास थे। रांची में जेपीएससी और सीजीएल की परीक्षाओं में अनियमितता मिलने के मामले में मामले के खिलाफ छात्रों के राज्यव्यापी आंदोलन के बीच कांग्रेस पर दोहरा रवैये के आरोप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए खिजरी विधायक एवं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप ने चुप्पी तोड़ी है। इस कड़ी में उन्होंने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खास बातचीत करते हुए छात्रों से राजनीति न करने और अपनी डिमांड रखने की अपील की है। साथ ही इस मुद्दे पर आगामी मानसून सत्र में भी सवाल उठाने का उन्होंने आश्वासन दिया। में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है अगले हफ्ते और इससे ठीक पहले झारखंड में जिस तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े परीक्षाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर छात्र आंदोलन राज्यव्यापी स्तर पर की जा रही है। इसे लेकर पहले से ही विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है और विशेष तौर पर सत्ता के घटक दल कांग्रेस पर। सबसे पहले इसी मुद्दे पर हम जानेंगे, चूंकि हमारे बीच यहाँ हमारे चैनल एपीएन न्यूज के साथ जुड़े हैं कांग्रेस से खिजरी विधायक राजेश कश्यप। राजेश जी, आपको पता ही है ये मुद्दा काफी समय से छात्रों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन जब शांतिपूर्ण धरना के बावजूद स्थिति ऐसी आ गई है कि कुछ कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने ये अब कहा है कि रांची को अगला जंतर मंतर वो बनाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं संवैधानिक रूप से, निश्चित तौर से उनके मन में अगर कुछ शक है, संदेह है, शंका है वो एग्जाम को लेकर के, एग्जाम कंडक्ट करने वाली कंपनी को लेकर के, तो निश्चित तौर से सरकार इस पे गंभीरता दिखाएगी। और हम लोगों ने जब मामला आया तो हम लोगों ने बहुत हद तक कार्रवाई भी किया। अब जो है सवाल ये 14वीं जेपीएससी का नहीं रहा। अब बच्चों का कहना है कि ये जो सीजीएल वाली जो बात कर रहे हैं तो हम उसमें भी तैयार हैं। हम देखिए भाजपा की तरह हम काम नहीं करेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सियाल जोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद व्यवहार न्यायालय पहुंचे। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने खिलाफ दर्ज केस, जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और धनबाद में हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई पर खुलकर अपनी बात रखी। जयराम महतो ने कहा कि सियाल जोरी स्थित इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान बनी परिस्थितियों के बाद दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम केवल पोस्टर में होने की वजह से शामिल कर दिया गया। इसी कारण उन्हें आज न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है, फिर भी वे कानून का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग दे रहे हैं। रांची में चल रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जयराम महतो ने कहा कि छात्रों ने स्पष्ट रूप से तय किया था कि आंदोलन के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल या नेता को जगह नहीं दी जाएगी। छात्रों के इस निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने मंच साझा नहीं किया, लेकिन छात्रों की मांगों के समर्थन में हर संभव सहयोग किया।
उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो लगातार इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं धनबाद में ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम महतो ने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई होना स्वाभाविक है। इस दौरान उन्होंने धनबाद के सांसद झुल्लू महतो पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि किसी को ईडी की कार्रवाई से बचना है तो दिल्ली जाकर एनडीए का दामन थाम लेना चाहिए। जयराम महतो के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है। वही सियाल जोड़ी इलेक्ट्रोचल वेदांता का मामला है, जिसमें रैयतों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें थोड़ी सी असामान्य स्थिति पर उत्पन्न हुई थी, जिसके आलोक में एक एफआईआर किया गया था, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ मेरा नाम डाला गया था। और मेरा नाम डालने का तर्क ये था कि जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो बैनर लगा था उसमें मेरी फोटो थी और उस फोटो के आधार पर मेरा नाम इस केस में डाला गया। तो उसी के क्रम में आज पुनः धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आना पड़ा है। निसंदेह धनबाद में ईडी की कार्रवाई का होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे झारखंड में और हमें लगता है कई प्रदेशों में उनके जिलों में पूरे जिले का जो बजट नहीं है उतना तो झारखंड में अवैध कोयले के कारोबार का बजट हो चुका है। रिम्स में इलाजरत मरीजों को समय की जरूरत और स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी सुविधाओं के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए गुरुवार को बड़ी सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश जारी किया है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका तथा प्रार्थी ज्योति शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से 21 जुलाई को दाखिल शपथ पत्र पर असंतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि रिम्स में आवश्यक मशीनरी और मेडिकल उपकरणों की खरीद, रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा जर्जर भवनों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहले ही समय सीमा तय की गई थी, लेकिन अब तक उनका पालन नहीं किया गया। ऐसे में खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिया कि वह स्वयं इस पूरे मामले का निरीक्षण करें और बताएं कि अदालत के निर्देशों के बावजूद कार्य पूरे क्यों नहीं हुए। वहीं इस संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश अदालत ने सुनाया। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो की रांची टीम ने गुरुवार को खूंटी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी टीम के मुताबिक महिला थाना में दर्ज एक मामले में आरोपी का नाम हटाने और संबंधित जांच में उसे राहत देने के एवज में थाना प्रभारी सुलेखा ने 50,000 रुपए की रिश्वत की शर्त रखी थी, जिस पर शिकायतकर्ता ने इस मामले की पूरी जानकारी एसीबी को देते हुए थाना प्रभारी की शिकायत कर दी। इसी शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन कराने के बाद योजना तैयार कर निर्धारित रणनीति के तहत थाना प्रभारी को रिश्वत की राशि सौंपे जाने के दौरान एसीबी के अधिकारियों ने सादे लिबास में मौके पर तैनात होकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद गिरफ्तार थाना प्रभारी को पूछताछ के लिए रांची स्थित एसीबी मुख्यालय ले जाया गया है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम ने शोध के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्लरी और द्रव परिवहन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान खोजते हुए फॉर लोब्ड स्वर्ल इंट्रोड्यूसिंग पाइप तकनीक विकसित की है। 4 सालों के शोध के बाद इस तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल गया है। यह तकनीक कोयला, तेल एवं गैस, रासायनिक उद्योगों और पावर प्लांट सहित कई क्षेत्रों में पाइपलाइन की कार्यक्षमता बढ़ाने और ऊर्जा बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। आईआईटी आईएसएम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और डॉक्टर निरंजन कुमार की टीम ने इस तकनीक को विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार लंबे समय से पाइपलाइन के जरिए स्लरी और द्रव परिवहन के दौरान ठोस कणों के जमाव, अधिक दबाव, हानि और ऊर्जा की खपत जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। नई तकनीक में पाइप की भीतर द्रव नियंत्रित तरीके से घूमता है, जिससे कण समान रूप से वितरित रहते हैं, बेहतर मिश्रण होता है और उपयुक्त परिस्थितियों में दबाव हानि भी कम हो सकती है। इससे ऊर्जा की बचत के साथ पाइपलाइन प्रणाली की दक्षता भी बढ़ेगी। इंडस्ट्री विजिट भी किया जहाँ पे स्लरी ट्रांसपोर्ट होता है और 1-2 इंडस्ट्री के लोग भी ये समस्या को लेकर आए थे। हमने भी ये उनको बताया था ये समस्या ऐसा ऐसा आ रहा है।
तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है कि जहाँ पे भी जो भी स्लरी ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज है, जैसे मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह में या माइनिंग इंडस्ट्री में या आयरन और इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे ये समस्या बहुत ज़्यादा था क्योंकि स्लरी ट्रांसपोर्ट उनका विकल्प नहीं है। उसके अलावा उनको शरीर को ट्रांसपोर्ट करना ही है मिनरल और को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे ये समस्या आई। इंडस्ट्री के साथ भी हमने मिला, इंडस्ट्री को समझ जाना, तो वहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जो स्लरी ट्रांसपोर्ट है उसके कारण पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पाइपलाइन का चेंज हो रहा है, इफिशियंट स्लरी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 100 कण भेजे, 100 कण में से आपके 40 कण जो हो रहे हैं वो आपके पाइप में ही रह जा रहे हैं। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में लगातार हुई बारिश और उफनते ताले के कारण मंगरूल चौवला गांव में गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते गांव के कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और सामान्य जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। लगातार बारिश के कारण गांव के निचले इलाकों में स्थित घरों में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया। पानी इतनी तेज बहा कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। घरों में पानी भरने से अनाज, खाद्यान्न, कपड़े, फर्नीचर और अन्य घरेलू उपयोग का सामान पूरी तरह भीगकर खराब हो गया। कई परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत, पंचनामा और नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।